हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। सांख्यिकी का हमारा C2 सीरीज़ चल रहा है और उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम लेते हैं पार्ट 3 C2 जो कि समंकों का संकलन कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड हमारा मैटर चल रहा है और ये तीसरा पार्ट है उस वीडियो का, जिसमें अब हम ले रहे हैं सैम्पलिंग, प्रतिचयन। प्रतिचयन होता क्या है, सैम्पलिंग क्या होता है, हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिचयन की विधियाँ। प्रतिचयन होता क्या है, किसको कहते हैं सैम्पलिंग? सैंपल सेलेक्ट करना है, किसमें से? समग्र में से प्रतिदर्श का चयन करना है, यूनिवर्स में से सैंपल सेलेक्ट करना है। सैंपल को कैसे सेलेक्ट करें? 1000 इकाइयों का समग्र है, उसमें से हमें 50 इकाइयों का एक सैंपल लेना है। कैसे लें? 1000 में से 50 का सिलेक्शन कैसे करें? इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। जो 50 को चयन करने का जो तरीका है, 1000 में से 50 का चयन करना, इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो ये 50 का चयन कैसे हो, इसके लिए हमारे पास ये सैम्पलिंग के मेथड्स हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक प्रतिचयन या देव प्रतिचयन या निदर्शन भी बोलते हैं। प्रतिचयन की जगह निदर्शन शब्द भी आता है, इंग्लिश में रैंडम सैम्पलिंग ही बोलते हैं। जब भी रैंडम की बात आए, विभिन्न विधियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रैंडम एंड नॉन रैंडम, यादृच्छिक और गैर यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के। 1000 में से 1000 का समग्र है और 50 इकाइयाँ छांटनी है, तो पूरी 1000 इकाइयों की समान संभावना है काहे की? सैंपल में सेलेक्ट होने की। तो रैंडम कब कहेंगे हम सैंपलिंग को? जब समग्र की सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है ना? इसको हम कहेंगे रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम किसको कहेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, जब समग्र की सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना न हो, इसको हम कहेंगे नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक प्रतिचयन। हमने यहाँ लिखा भी है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना रहती है। अब रैंडम में भी 2-3 मेथड हैं रैंडम सिलेक्शन कैसे करना। जैसे पहला है लॉटरी विधि, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या होता है? हमारे पास समग्र की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनकी हम पर्ची बना लेते हैं, चिट बना लेते हैं। किसी मटके में या किसी बर्तन में सारी चिट हम डाल देते हैं, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं और आँखों पर पट्टी बांधकर हमको जितनी चिट निकालनी है उतनी, हमारे प्रतिदर्श हमको कितना निकालना है, कितनी इकाइयों का चयन करना है, उतनी चीट हम आंख बंद करके उस बर्तन में से निकाल लेते हैं। ये कहलाएगा लॉटरी मेथड। इसमें हमने कोई पक्षपात नहीं किया, सभी को अच्छी तरह मिक्स करके और आंख बंद करके हमने पर्ची निकाली है। कंप्लीटली ये रैंडम सैम्पलिंग का ही एक तरीका है, लॉटरी मेथड, ठीक है। यस। सेकंड है ढोल घुमाकर। ढोल घुमाकर ये क्या होता है? तो इसमें लकड़ी या लोहे के कॉइन होते हैं, ठीक है ना। 0 से 9 तक उस पर अंक लिखे होते हैं, 1 0 1 9 1 2 3 4 इस तरह से अंक होते हैं और उन्हें घुमाया जाता है और एक एक कॉइन निकाला जाता है। और संख्या जैसे दहाई की लेनी है या सैकड़े की लेनी है, पहले निकलेगी तो वो इकाई की हो गई, दूसरे पे निकलेगी तो दहाई की हो गई, फिर सैकड़ा हो गया। इस तरह से हम क्रम संख्या वाली इकाइयों का सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट है टिपेट की सारणी। ये स्टैटिस्टिशियन है टिपेट, इन्होंने एक टेबल बनाया है। टेबल, उस टेबल में कितने नंबर हैं? 10,400 नंबर हैं उस टेबल के अंदर। कितने डिजिट वाले? 4 डिजिट वाले 10,400 नंबर उस टेबल में हैं। उन्होंने ये टेबल बनाने के लिए या 10,400 नंबर के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया? तो इन्होंने 41,600 अंकों के प्रयोग से ये 4 अंकों वाली
10,400 संख्याओं की एक टेबल बनाई है, लेकिन उस टेबल में ये जो 10,400 संख्याएं हैं ना, वो क्रमबद्ध नहीं है, बिना किसी क्रम के रैंडमली ऐसे ही जमी हुई हैं। अब वो जो पूरा टेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 5,000 का समग्र है, ठीक है ना, या 5,000 का समग्र है, तो हमें क्या करना है, इस टेबल में फर्स्ट से चालू करते हुए 5,000 से नीचे तक के जो संख्याएं हैं 4-4 डिजिट वाली, उनको हम सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन से रख देंगे 5,000 से कम वाली। फिर उनमें से हमारी जो प्रतिदर्श इकाइयाँ हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, जो नंबर आया। अब 5,000 में से 50 इकाइयाँ छांटनी है, तो हम 50 नंबर इस टिपेट की सारणी में से कौन से लेंगे, जो 5,000 से कम जिनकी क्रम संख्या है, और शुरू में फर्स्ट से लेकर जो भी फर्स्ट 50 संख्याएं आएंगी, उन क्रम संख्या वाली इकाइयाँ जो हैं वो हमारे सैंपल में शामिल हो जाएंगी। ये 3 जो मेथड हैं ये रैंडम सैम्पलिंग के मेथड हैं। इसमें गुण क्या है, कोई पक्षपात नहीं होता है, बायस्ड है ही नहीं, प्रत्येक इकाई की समान संभावना और मितव्ययी है, समय श्रम धन और कम चाहिए। अब हम बात करते हैं दोष क्या है। यदि प्रतिदर्श छोटा है तो इसमें अगर हम ये सैंपल लेंगे तो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद विविधता वाली अगर इकाइयाँ, समग्र की जो विभिन्न इकाइयाँ, उनके गुण अलग अलग हैं, गुणों में विविधता है, तो फिर हम जो सैंपल लेंगे आंख बंद करके या रैंडमली, वो समग्र का प्रतिनिधित्व करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्तरित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड इंग्लिश वर्ड, ये वर्ड है जर्मन लैंग्वेज का स्ट्रेटिफाइड, इसमें स्ट्राटा से बना है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्राटा मतलब अलग अलग स्तर। तो इसमें हम क्या करेंगे, समग्र की सभी इकाइयों को उनके गुणों की सजातीयता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉलेज में 1,000 बच्चे हैं, हमको उनकी औसत ऊंचाई निकालनी है। अब हम एक एक बच्चे की ऊंचाई मापें 1,000 की, फिर औसत निकाले तो लंबा टाइम हो जाएगा। हम सैंपल निकाल लेते हैं, 1,000 में से हम 100 बच्चे छांटना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो 1,000 बच्चे हैं उनमें हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है वो यहाँ खड़े हो जाओ एक लाइन में, जिनकी हाइट 5.5 और 6 के बीच में वो यहाँ खड़े हो जाओ, जिनकी हाइट 5 और 5.5 के बीच में वो इधर, जो 5 फीट से नीचे हैं वो इधर। क्या किया हमने, ऊंचाई के आधार पर अलग अलग 4 वर्ग बनाए। अब मुझे 100 का सिलेक्शन करना है 1,000 में से, तो मैं ये देखूंगा कि 1,000 में से जो फर्स्ट लाइन है उसमें कितने, अगर 300 फर्स्ट लाइन में है, 300 का मतलब क्या 30%, तो मुझे प्रतिदर्श कितना छांटना है, 100 ना, 100 का 30% कितना हुआ 30, तो मुझे 30 इकाइयाँ जो हैं वो फर्स्ट स्ट्राटा में से लेनी है। यहाँ लिखा है मैंने अनुपातिक, समग्र की सभी इकाइयों को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों स्ट्राटा में वर्गीकृत करते हैं और फिर प्रत्येक वर्ग से आनुपातिक रूप से प्रतिदर्श इकाइयों का चयन। अनुपातिक का मतलब क्या, पूरे समग्र में से उस स्ट्राटा में कितनी इकाइयाँ हैं, कितने प्रतिशत इकाइयाँ हैं, तो सैंपल का भी उतना प्रतिशत उसी स्ट्राटा में से हमको लेना है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट है, अब इसमें हम गुण ले लें तो समग्र में विविधता वाली इकाइयों के लिए उपयोगी, ये सही है, ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि इस मेथड में हम अलग अलग स्ट्राटा बना रहे हैं गुणों के आधार पर, है ना। तो अगर विजातीय इकाइयाँ हैं, विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ समग्र में हैं, तो एक जैसे गुणों के अलग अलग हम स्तर बना सकते हैं। और हर वर्ग में से अगर हम सैंपल लेते हैं आनुपातिक रूप से, तो ये जो सैंपल आएगा वो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व भी करेगा, क्योंकि विभिन्न गुणों वाली इकाइयों का इसमें समावेश हो जाता है। दोष क्या है, समग्र यदि छोटा हो तो फिर अलग अलग स्ट्राटा करने में हमको दिक्कत आती है। इसके अलावा समग्र में के विभिन्न समग्र की जो इकाइयाँ हैं उनको अगर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना संभव न हो, स्ट्राटा नहीं बन पाए, तो भी ये विधि उपयोगी नहीं है। अब हम लेते हैं व्यवस्थित या क्रमबद्ध प्रतिचयन, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्रमबद्ध, इसमें अपन एक इमेज दिमाग में बनाते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले
समग्र की सभी इकाइयों को किसी भी आधार पर एक क्रम प्रदान कर देते हैं। जैसे 1 से 100 तक समग्र में 100 इकाई है और मुझे 10 इकाई का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 100 इकाइयों को क्रम देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 100 तक क्रम दे दिया मैंने, किसी भी आधार पर कोई एक आधार मान के और मैंने उनको क्रम दे दिया। अब क्या करना है, 100 में से मुझे कितनी इकाइयाँ छांटनी है, 10। इट मीन्स 100/10 कितना इंटरवल रखना है, 10 का। हर 10 पर एक लेना है ना। अगर मुझे 20 इकाइयाँ चुननी होती 100 में से तो 100/20 5 का इंटरवल रखना है, हर 5 पे एक लेना है। अगर मुझे 100 में से 5 इकाइयाँ सेलेक्ट करनी होती तो 100/5 20 का इंटरवल रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्रम आवंटित कर दिया जाए और पहली इकाई का जो चयन है वो रैंडमली होगा, देव प्रतिचयन द्वारा पहली इकाई सेलेक्ट होगी। कैसे, जैसे 100 में से मुझे 10 लेने है ना, तो पहली इकाई के लिए मैं 1 से 10 तक के नंबर डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर्चियाँ मैंने डाल दी, एक पर्ची उठाई, उस पर्ची पे नंबर आया 7 नंबर आ गया, ठीक है। अब अन्य सभी इकाइयाँ अपने आप सेलेक्ट होंगी, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहली इकाई जो है वो देव प्रतिचयन द्वारा यादृच्छिक प्रतिचयन रैंडमली सेलेक्ट होगी और अन्य सभी इकाइयाँ अपने आप स्वतः निश्चित अंतराल में सम्मिलित हो जाएंगी। कैसे, आपको 100 में से 10 छांटना है ना, पहली इकाई आपने रैंडमली छाटी ना, 1 से 10 तक के नंबर हमने डाले थे। 10 तक क्यों डाले, क्योंकि 100/10, 100 का समग्र है, 10 का सैंपल है, तो डिफरेंस कितना रखना है, 10 का। तो 1 से 10 मैंने नंबर डाले, 7 नंबर की यूनिट सेलेक्ट हुई। तो अब अगली इकाइयाँ कौन से क्रम वाली आएंगी, 7 + 10 17 नंबर पे जो भी हो, 17 के बाद 27 37 47 57 67 77 87 और 97, ये क्रम संख्या वाली इकाइयाँ स्वतः प्रतिदर्श में शामिल हो जाएंगी। क्लियर हो गया ना, पहली इकाई रैंडमली निकली, अन्य सभी समान अंतराल में स्वतः सम्मिलित हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इसे क्वासी रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, अर्ध देव प्रतिचयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सविचार प्रतिचयन, है ना, पर्पसिव और डिलिब्रेट सैंपलिंग। देखिए नाम से क्लियर है, सविचार, इसको सोद्देश्य प्रतिचयन भी बोलते हैं, सोद्देश्य या सविचार, पर्पसिव या डिलिब्रेट सैंपलिंग। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अपनी इच्छानुसार प्रतिदर्श इकाइयों का चयन किया जाता है। इसमें हम एक मान्यता मान लेते हैं, एक मान्यता ले लेते हैं कि जो अनुसंधान करता है उसे समग्र की सभी इकाइयों की सभी गुणों और विशेषताओं के बारे में पूर्ण जानकारी है। तो वो क्या करता है, हम उसके अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार जो जो इकाइयाँ फिट लगती हैं उन इकाइयों को वो अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट करता है। ये बात तो ज़रूर है कि यहाँ पक्षपात तो हुआ, अपनी इच्छा से उसने सिलेक्शन किया, लेकिन सही निष्कर्ष भी प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि वो समग्र में से प्रतिदर्श ऐसा चुनेगा जो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो, क्योंकि उसने, हम ये मान रहे हैं कि उसके समग्र की सभी इकाइयों की पूर्ण जानकारी है, इसलिए जो इकाइयाँ फिट बैठती हैं अध्ययन के लिए उन इकाइयों का ही चयन करेगा। निश्चित रूप से सरल विधि है, लेकिन पक्षपात की भी संभावना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सैंपल आएगा वो निश्चित रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व भी करे, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यंश प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग। अभ्यंश या कोटा किसको बोलते हैं, जिसमें संख्या या क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए। जैसे राशन की दुकान, एक परिवार को 5 किलो शक्कर मिलेगी, 5 लीटर केरोसिन मिलेगा, क्या हुआ, फिक्स कर दिया ना। तो जब कोटा मतलब अभ्यंश मतलब मात्रा तो निश्चित कर दी कि आपको कितनी इकाइयों का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर सबसे पहले समग्र को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, अनुसंधानकर्ता अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देता है। फिर प्रगणक इन्यूमरेटर जो है उनको बोल देता है हर वर्ग में से तुम्हें इतनी इतनी इकाइयों का सिलेक्शन करना है, हर वर्ग में से इतनी इकाइयों का सिलेक्शन करना है। अब लेकिन यहाँ प्रगणक जो है वो स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छानुसार उस वर्ग में से इकाइयों का चयन करेगा। तो कोटा में ये ध्यान रखना है कि प्रतिदर्श इकाइयों कितनी इकाइयों का सिलेक्शन करना है हर वर्ग में से। ये जो प्रशासक या अनुसंधानकर्ता या मैनेजमेंट जो है वो इन्यूमरेटर को बता देता है कि हर वर्ग में से तुम्हें इतनी इतनी इकाइयों का चयन करना है। अब वो कौन सी इकाइयाँ होंगी वो तुम्हारी इच्छा अनुसार, मतलब यहाँ भी थोड़ा सा नॉन रैंडम तो हुआ, जहाँ भी अपनी इच्छा चलेगी वो नॉन रैंडम होगा। देखिए ये जो क्रमबद्ध है ना ये रैंडम हुआ, यहाँ पर रैंडमली पहली इकाई सेलेक्ट हुई और बाकी सब भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, इसलिए ये रैंडम। लेकिन ये नॉन रैंडम, ये नॉन रैंडम में आएगी। क्यों? क्योंकि जो कोटा तो फिक्स कर दिया, लेकिन इकाइयाँ कौन कौन सी चयन करनी वो इन्यूमरेटर अपनी इच्छा से सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ अभ्यंश में और स्तरित में दोनों में अंतर है। देखिए स्तरित में अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिदर्श इकाइयों का चयन आनुपातिक दृष्टि से होता है, और इसमें वो पर्ची डाल के भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जरूरी नहीं अपनी इच्छा से ही सेलेक्ट करें, ठीक है ना। और कोटा में अपनी इच्छा से सेलेक्ट करेंगे प्रगणक। नेक्स्ट है सुविधानुसार प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ? जो इजी वे में अवेलेबल हो, अनुसंधानकर्ता की सुविधा हो, जिसको सेलेक्ट करने में अनुसंधानकर्ता की सुविधा हो, उन इकाइयों का सिलेक्शन करना है। हमें 50 घरों का सर्वे करना है, लेकिन वो 50 घर कौन से होंगे वो हमारी सुविधानुसार हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये हुआ सुविधानुसार प्रतिचयन। इसमें पक्षपात पूर्ण होगा, और जहाँ पक्षपात होता है वो विधि सदैव अवैज्ञानिक ही होती है। तो ये पक्षपात पूर्ण विधि भी है और अवैज्ञानिक विधि भी है। प्रतिचयन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग अर्थात प्रतिदर्श इकाइयों का चयन कई स्तरों में किया जाता है, एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे हमें राजस्थान के कुछ गांवों का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं इनकी पर्चियाँ डाल के कोई भी 5 ज़िले सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 ज़िलों की जो तहसीलें हैं, हर ज़िले की तहसील की पर्चियाँ डाल के 5-5 तहसीलें सेलेक्ट करते हैं। प्रत्येक तहसील के गांवों की पर्चियाँ डाल के 5-5 गांव का सिलेक्शन करते हैं। तो ये कितनी स्टेज हो गई? 3 स्टेज हो गए ना, एक से अधिक कई स्तर, हम चाहें उतने स्टेज में इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर्पसिव सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यादृच्छिक प्रतिचयन लिखा हमने, कई स्तरों प्रतिचयन, यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। जैसे प्रत्येक राज्य से 2-2 जिले लेने, हर जिले से तहसील, हर तहसील से गांव, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संगणना विधि और निदर्श विधि, दोनों में अंतर क्या है। पहले इन दोनों को समझ लेना। संगणना विधि, संगणना क्या होता है? संगणना समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। सैंपल मेथड क्या है? केवल सैंपल की स्टडी करके समग्र के बारे में रिजल्ट बताना, समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालना, ये होता है सैंपल मेथड। तो संगणना विधि में सभी इकाइयां शामिल होंगी अध्ययन में। निदर्श विधि सैंपल मेथड में ओनली सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स, चयनित प्रतिनिधि इकाइयां जो हैं समग्र में से उनको ही शामिल करेंगे। फिर है समय श्रम धन अधिक लगता है, क्योंकि सारी इकाइयों का अध्ययन करना है, इसमें समय श्रम धन कम लगता है, ये कम खर्चीली है, अधिक खर्चीली है। नेक्स्ट है निष्कर्ष अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होंगे ही वो तो, है ना। यहाँ अनुमान तो लग नहीं रहा है, अपन तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और अधिक शुद्ध होंगे। यहाँ पर हम सब इकाइयों का अध्ययन थोड़ी कर रहे हैं, सेलेक्टेड रैंडम 50 इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, 1000 इकाइयों का अध्ययन नहीं कर रहे, 50 का अध्ययन करके 1000 के बारे में बता रहे हैं। तो थोड़े से कम
विश्वसनीय होंगे, कम शुद्ध होंगे। अपेक्षाकृत यहाँ शुद्धता और विश्वसनीयता कम होगी। फिर है सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी, समग्र छोटा हो, अनुसंधान का क्षेत्र कम हो तो समग्र की इकाइयों का अध्ययन करना सरलता रहती है और हम कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारा समग्र बहुत बड़ा अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत है, हम केवल सैंपल लेके ही स्टडी करेंगे तब ये विधि चलेगी। इसमें सांख्यिकी के विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी इकाइयों का अध्ययन हो रहा है। यहाँ पर सांख्यिकी के विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सैंपल कैसे सेलेक्ट करना है, सैंपल की साइज़ कितनी रखनी है, पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना। इसलिए हमें यहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस विधि का उपयोग तब होगा या तब अधिक उपयुक्त है जब समग्र की सभी इकाइयों में विविधता हो, अर्थात समग्र की इकाइयों में विभिन्न गुण हो, भिन्न भिन्न गुणों वाली अगर इकाइयां हैं समग्र में तो हमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात संगणना विधि लगानी चाहिए, तभी निष्कर्ष सही आएंगे। और यदि समग्र की सभी इकाइयां समरूप हैं, सजातीय हैं, एक समान हैं तो फिर हमको सैंपल मेथड ही लगा देना चाहिए, इससे निष्कर्ष सही प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों विधियों में ये अंतर हुआ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।